हेलो फ्रेंड्स। आर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएससी के द्वारा एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और अभी वर्तमान में उससे संबंधित फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया चालू है। हम आर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर एसआई का, जैसा कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। इसी क्रम में जैसे कि हिंदी का हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। और मेरा नाम है संतोष। मैं राजस्थान पॉलिटी का कोर्स यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। वो जो पूरा का पूरा कोर्स है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो राजस्थान पॉलिटी है इससे संबंधित आज हमारा पहला लेक्चर है यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में मैं जो एसआई का प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का मतलब है कि 2021 में एसआई का पिछला पेपर हुआ था। 3 दिन लगातार पेपर चला था, 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर। तो इन तीनों दिनों में जो राजस्थान पॉलिटी का कौन सा सेक्शन पूछा गया था, फिर राजस्थान पॉलिटी से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसके बारे में आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो इसके बाद की जो नेक्स्ट क्लासेस रहेगी उससे हम जो लगातार कंटिन्यूसली जो 1 बाय 1 एसआई में राजस्थान पॉलिटी का जो भी सिलेबस है उसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग पूरी क्लासेस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो इस लेक्चर को बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि एक तुम राजस्थान पॉलिटी का जो भी सेक्शन है उसका सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। दूसरा ये है कि 2021 में अलग अलग सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करना है। और तीसरा है कि क्वेश्चंस का ट्रेंड देखना है बस अपने को, है ना। 21 में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर उनकी स्लाइड्स बनाई हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को सोल्व करवाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद केवल इतना सा है, आप लोगों को ये पता चल सके कि किस किस प्रकार का ट्रेंड आता है और किस प्रकार के क्वेश्चंस वर्तमान में पूछे जाते हैं। अब लेकिन जैसे कि वर्तमान में 2025 चल रहा है, तो 2021 से लेकर 2025 में भी काफ़ी सारे चेंजेस आरपीएससी के द्वारा किए गए हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम हुए, आरएस का जो प्री मेंस के एग्ज़ाम आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया, तो उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल था वो बहुत ज़बरदस्त था। यानी कि आरपीएससी धीरे धीरे जो अपना ट्रेंड है ना उसको चेंज कर रही है, और जो क्वेश्चंस के पूछने का पैटर्न है वो भी आरपीएससी के द्वारा चेंज किया जा रहा है। तो इस लेक्चर में आज हम केवल जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और एक बार सिलेबस के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। और कल से जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हम पूरी जो भी सिलेबस है सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेज स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो पहले अगर अपन जो एसआई का एग्ज़ाम होता है उसमें राजस्थान पॉलिटी का जो भी सेक्शन है उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर अपन देखा जाए तो आपके जो सिलेबस है, सिलेबस में राज्यपाल है, मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन है, इनके बारे में लिखा हुआ है। राज्यपाल के संबंध में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। यानी कि देखो, जो राजस्थान पॉलिटी है उसमें से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं और दूसरा है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आप जब तक अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तब तक कि आपको पूरी डीप में नॉलेज हो। यानी कि पॉलिटी के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं उन पॉइंट्स के बारे में जब तक आपको पूरी डीप नॉलेज नहीं है आप कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है, फैक्चुअल क्वेश्चंस में कभी कभी आरपीएससी इतना ज़्यादा फैक्चुअल पूछ लेती है कि वो केवल एक दो लोग ही उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं, बाकी हर कोई उनको अटेम्प्ट नहीं कर सकता। बट फिर भी हमारी कोशिश रहेगी, जो हम आने वाली क्लासेस में जो भी लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे पॉलिटी से रिलेटेड आपको, उनमें हमारी कोशिश रहेगी कि जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उनके बारे में भी आपको बताएं कि उनको किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। हम अधिक से अधिक फैक्चुअल क्वेश्चंस को भी सोल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो पॉलिटी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है राज्यपाल मुख्यमंत्री। यानी कि आपको राजस्थान के राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री के बारे में पूरी डिटेल में चीज़ें पता होनी चाहिए। इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, इनकी जो भी शक्तियां हैं, और संविधान में इनसे संबंधित जितने भी आर्टिकल्स है उन आर्टिकल्स में इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है उन सब के बारे में भी आपको जानकारी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जिला प्रशासन। अगर जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन, हालांकि एक शब्द में लिखा हुआ है जिला प्रशासन, लेकिन ये काफ़ी विस्तार में होता है, क्योंकि जिला प्रशासन के अंदर पूरा राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन, इसके अलावा आपका पूरा विकास प्रशासन, ये सब पूरी संस्थाएं आती है। और इन संस्थाओं में फिर अलग अलग लेवल के अधिकारी शामिल होते हैं, जैसे कि जिला कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, संभागीय आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, एसआई, ये सब लोग किस में आते हैं, जिला प्रशासन का पार्ट है।
तो आने वाली क्लासेस में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत आप राजस्थान की विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है तो अपन केवल राजस्थान विधानसभा के बारे में ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय, जो राजस्थान का हाई कोर्ट है, उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए, तभी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है आयोग। अगर हम आयोग की बात करें तो एक तो आरपीएससी है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग। राज्य मानवाधिकार आयोग का मतलब है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। नेक्स्ट है स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन का मतलब है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है राज्य सूचना आयोग और एक है लोकायुक्त। यानी कि 1 2 3 4 5 टोटल 5 आयोग है जिनके बारे में सिलेबस में लिखा हुआ है और जिनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है लोक नीति, कानूनी अधिकार और नागरिक चार्टर। और जो लास्ट पॉइंट है वो है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों और उनसे संबंधित कानूनी प्रावधानों और नियमों के बारे में जानकारी। अभी जैसे कि अपन पेपर डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों से क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए हैं। जो अधिकतम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऊपर के 4 पॉइंट से पूछे जाते हैं। क्लियर है ना। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन इनसे जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है ना, करंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। चलो अब एक बार जो 13 सितंबर 14 सितंबर और 15 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसका डिस्कस करते हैं एक बार। आप लोगों को पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ये एक मैंने हल्का सा ट्रेंड बना है आप लोगों के लिए, जैसे कि 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को। अब आप देखेंगे किसी न किसी शिफ्ट में लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, है ना। हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया हो, लेकिन अगली शिफ्ट में उस टॉपिक को कवर किया गया है। और सभी शिफ्ट में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चंस का जो लेवल भी लगभग समान होगा और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो भी लगभग समान होंगे। जैसे कि 13 तारीख को जो क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल 7 क्वेश्चन थे, 14 तारीख को 8 क्वेश्चन थे और 15 तारीख को टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यानी कि लगभग जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका लेवल भी लगभग समान रहता है और इसके अलावा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी लगभग सेम होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि 13 तारीख को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके बारे में अपन एक छोटा सा डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था आपका कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट इन मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है, जबकि जो हाई कोर्ट रिट जारी करता है वो आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 222, क्योंकि किसका पूछा गया हमसे, उच्च न्यायालय का, है ना। तो ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको पूरे आर्टिकल्स के बारे में पता होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। हालांकि जो राजस्थान के जो विधानमंडल है उसमें केवल राजस्थान विधानसभा ही है, हमारे यहाँ पर राजस्थान विधान परिषद नहीं है। भारत के कुछ ही राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है वर्तमान में। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि आपको विधान परिषद के बारे में नहीं पढ़ना, क्योंकि जो आपका टॉपिक सिलेबस में जो टॉपिक दे रखा है उसका नाम राज्य विधानमंडल है और राज्य विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा भी आती है, विधान परिषद भी आती है। तो आपको दोनों को कवर करके चलना है क्योंकि क्वेश्चंस दोनों में से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 171, क्योंकि जो आर्टिकल 170 है 170 में तो विधानसभा का मतलब जो विधानमंडल है उसका प्रोविजन है और आर्टिकल 171 में किसका है, विधान परिषद का आपका प्रोविजन है। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है वो क्वेश्चंस को सोल्व करना नहीं है, ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन है कौन से टॉपिक से पूछा गया है और किस प्रकार का क्वेश्चन है, यानी कि फैक्चुअल क्वेश्चन है या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फैक्चुअल टाइप का है, परंतु इतना फैक्चुअल तो आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉलिटी का जितना भी आपका सेक्शन है उन सेक्शन से रिलेटेड आपको आर्टिकल्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इवन नोट राजस्थान पॉलिटी, इंडिया की जो पॉलिटी है उसमें भी जितना भी पॉलिटी का सेक्शन है वो अगर आप आर्टिकल्स को याद रखते हो तो आपके लिए बेहतर है। क्योंकि अगर आप सपोज आरएस की भी तैयारी करते हो तो जो रिटन एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि अगर आप आर्टिकल के साथ में अपना आंसर लिखते हो तो उसका बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है
कि निम्नांकित में से कौन सा पद ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान के राज्यपाल के समक्ष पद की शपथ लेता है या फिर लेते हैं। ये क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। इसका मुख्य कारण ये है, एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं कि जो राजस्थान का निर्वाचन आयोग आयुक्त और जो राजस्थान का महाधिवक्ता है, इन दोनों की शपथ का तो कोई उल्लेख नहीं किया गया है भारत के संविधान में। तो यानी कि सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए। सी और डी गलत हो जाते हैं तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। बचता है केवल ए और बी। इसमें से जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और राजस्थान का लोकायुक्त है ना, तो इसकी शपथ का किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन केवल राजस्थान का लोकायुक्त की शपथ का है। और अगर आप पूरे ऑप्शंस में से देखेंगे तो केवल बी ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है, इसलिए आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी मतलब बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप जब अलग अलग आयोग के बारे में पढ़ते हैं तो उनके बारे में पूरी डिटेल आप पढ़ते ही हैं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलवाता है, शपथ का इनका जो प्रारूप है वो कैसा है, इनका रिमूवल किस प्रकार से होता है, इनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, शक्तियाँ क्या है, इनका जो पद है पद की कमियाँ क्या है, इन सब के बारे में आप पढ़ते हैं। और एक बार अगर आप सभी आयोग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं तो आपको इतनी जानकारी हो जाती है कि इस प्रकार के जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं उनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है कि ये क्वेश्चन आपका राजस्थान की विधानसभा से है ना, यानी कि विधानमंडल वाले जो सेक्शन है वो तो विधान परिषद में भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, और ये जो क्वेश्चन है वो विधानसभा से संबंधित है कि राजस्थान विधानसभा में अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष यानी कि स्पीकर की अनुपस्थिति में अविलंबनीय मामलों में निम्नांकित में से कौन अध्यक्ष की ओर से विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। एक ऑप्शन है संसदीय सचिव और एक है संसदीय कार्य मंत्री। जो संसदीय सचिव और संसदीय कार्य मंत्री ये दोनों तो वैसे ही गलत है क्योंकि अपन विधानसभा की बात कर रहे हैं, जबकि ये तो संसद से संबंधित है, तो ये दोनों तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकता। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका आंसर उपाध्यक्ष होगा, लेकिन इसका आंसर उपाध्यक्ष नहीं होकर इसका आंसर क्या है, विधानसभा का सचिव। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप फैक्चुअल मान सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए आपको बहुत डीप स्टडी करने की आवश्यकता है, यानी कि जो विधानसभा वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छे से आपको पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप सतह से पढ़ते हो तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि सतह से पढ़ने पर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। जब तक आप उस टॉपिक को डीप में नहीं पढ़ेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन है 30वां नंबर का, ये टोटल फैक्चुअल क्वेश्चन है, यानी कि जब तक आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्नांकित न्यायाधीशों में से कौन अन्य राज्यों के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है, यानी कि जो राजस्थान हाई कोर्ट के निम्न जजों में से कौन सा जज अन्य राज्यों के चीफ जस्टिस के रूप में नहीं रहा है। ठीक है ना, मुख्य न्यायमूर्ति नहीं रहा है। तो इसमें से अगर आप देखेंगे तो जो एन माथुर है यही एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है जो कि राजस्थान हाई कोर्ट के जज बनने के बाद किसी भी दूसरे राज्य के चीफ जस्टिस नहीं बने हैं। एन माथुर के बाद अगर आप तीनों को देखेंगे तो ये पहले तो राजस्थान के हाई कोर्ट में जज बने और राजस्थान के हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने के बाद में किसी दूसरे राज्य में गए और दूसरे राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन माथुर। ये प्योरली आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी के सचिव और आरपीएससी के अध्यक्ष का मतलब चेयरमैन दोनों रहे हैं। अब ये भी पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है। आरपीएससी के जो भी सचिव बनते हैं, आरपीएससी के जो भी अब तक के अध्यक्ष रहे हैं, आरपीएससी के जो भी अब तक के सदस्य रहे हैं, उनके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी पता होनी चाहिए। हो सकता है कि प्रत्येक सदस्य प्रत्येक अध्यक्ष का नाम नहीं पता हो, लेकिन फिर भी आपको एक बार सरसरी निगाह से देखना चाहिए ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप हल्का से देख के उसको अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन के बेरवा। सीधा सा अटेम्प्ट करने का एक ही मात्र तरीका है इसको कि आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे। तो देखो ये भी आयोग से क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन भी आयोग से है। तो आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोग से चाहे आप आरएस प्री की बात करो, आरएस जो आरपीएससी के द्वारा एसआई के एग्जाम लिया जाता है उसकी बात करो, आयोग से कम 2-3 क्वेश्चन आपके हर साल उठकर आते ही हैं। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है यानी कि राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष कौन कौन नहीं रहा है।
तो अगर अपन इन सब के बारे में देखें तो जो जस्टिस जगत सिंह है ये अध्यक्ष नहीं रहे हैं, ये सदस्य रहे हैं, ठीक है ना। जबकि ये किसके बारे में पूछा गया है, अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जस्टिस जगत सिंह, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है। जब तक आपको इन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पूरे अध्यक्ष के बारे में जानकारी नहीं है तब तक आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 13 तारीख का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री, तो ये वाला कौन से टॉपिक से आ गया, सीएम वाले टॉपिक से, किस मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के पश्चात बरकतुल्ला खान को राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप तब अटेम्प्ट कर पाएंगे या तो आपको मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी हो या फिर आपको राजस्थान की विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी हो। यानी कि राजस्थान में अब तक जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उन प्रत्येक विधानसभा की जो मुख्य विशेषता है उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक विधानसभा में कितनी कितनी मतलब किस पार्टी को सबसे ज्यादा, किस पार्टी को वोट मिले, दूसरी और तीसरे नंबर की पार्टी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोटेम स्पीकर कौन था, स्पीकर कौन था, लीडर ऑफ अपोजिशन कौन था, इन सब के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो राजस्थान की जो चौथी विधानसभा थी उसका जो कार्यकाल 1967 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है, 1967 से 1971-72 तक, ठीक है, ये इसका कार्यकाल रहा था। तो इस कार्यकाल के दौरान जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया जी, जो कि लगातार 4 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है ना। इनके स्थान पर इनको पद से त्याग पत्र दिलवाया गया था और इनके स्थान पर एकमात्र माइनॉरिटी जो मंत्री थे वो थे कौन, बरकतुल्ला खान को इनकी जगह मुख्यमंत्री बनाया था। और किसके स्थान पर बनाया था, वो थे मोहनलाल सुखाड़े के स्थान पर। तो वैसे तो इसका आंसर 2 आ गया, लेकिन इसके बारे में आपको एक छोटी सी डिटेल भी बता देता हूँ। पहले तो ये घटना कौन से विधानसभा की है, चतुर्थ विधानसभा की है। यानी कि मोहनलाल सुखाड़े के स्थान पर किनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, बरकतुल्ला खान को बनाया गया था। इनके बारे में एक और जानकारी कि राजस्थान के एकमात्र अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे अभी तक। फिर जब 5वीं विधानसभा इलेक्शन हुए तो 5वीं विधानसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। तो कांग्रेस की तरफ से जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो वापस बरकतुल्ला खान बनाए गए थे। यानी कि लगातार 2 विधानसभाओं में मुख्यमंत्री रहे और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि ये अपना कार्यकाल ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला सके और एक ही साल के अंतर्गत इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु होगी। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान के एकमात्र ऐसे कौन से मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, उनका नाम क्या है, बरकतुल्ला खान, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे जब आपको प्रत्येक विधानसभा के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस थे जो आपके 13 तारीख को पूछे गए थे। तो आप देख सकते हैं 4-5 क्वेश्चन तो लगभग आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे और बाकी जो 2-3 क्वेश्चन थे वो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन थे। हम जब एसआई का प्रॉपर कोर्स शुरू करेंगे उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा कि फैक्चुअल क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है जो कि 14 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान के किस समूह में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। यानी कि ये राज्य विधानमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब है कि किस राज्य में राज्य विधानसभा भी है और राज्य विधान परिषद भी है, ठीक है। तो एक तो राजस्थान में नहीं है तो ये दोनों तो वैसे गलत हो गए, ठीक है। गोवा में नहीं है तो वैसे गलत हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो आप इसको। बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपांतरण नियम 2011 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। देखो, ग्राम सभा की जो बैठक होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक तो साधारण बैठक होती है और एक होती है विशेष परिस्थिति वाली बैठक। तो ये किस बैठक की बात कर रहा है, विशेष बैठक की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप जिला प्रशासन से मान सकते हो, क्योंकि जो स्थानीय निकाय हैं जनरली वो जिला प्रशासन के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये रहेगा कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम 5% या फिर 25 सदस्यों इनमें से जो भी अधिक हो द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर। अपन देख लेते हैं कि इस प्रकार का कोई और भी है क्या। यहाँ 50 से गलत, ये 10% इसलिए गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी थोड़ा बहुत मतलब अंदर का क्वेश्चन है, यानी कि डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको इस टॉपिक के बारे में, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। यानी कि केवल ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि ग्राम सभा का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 243A में है, केवल इतना पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ग्राम सभा के बारे में आपको प्रॉपर पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार यानी कि केयरटेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये भी राजस्थान, ये भी विधानमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है, विधानमंडल में राजस्थान विधानसभा से क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टीकाराम पालीवाल, यानी कि टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इन्हीं की सरकार थी जिसके विरुद्ध सबसे पहले क्या लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर आप राजस्थान की विधानसभा के प्रत्येक चरण के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं, अभी तक जितने भी विधानसभाओं का गठन हुआ है, प्रत्येक विधानसभा की अगर आप मोटी मोटी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है और जिस आयोग के बारे में बात कर रहा है वो है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके मुख्य आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है, गवर्नर ऑफ द राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। ये वैसे कि बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत फेमस मतलब गाइडलाइन भी थी सुप्रीम कोर्ट की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई थी। विशाखा एक एनजीओ था राजस्थान का जिसके द्वारा याचिका दायर की गई थी। उस याचिका के बाद उस याचिका के परिणाम स्वरूप भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा एक विशाखा गाइडलाइन दी गई थी और विशाखा गाइडलाइन का संबंध ये है कि कार्यस्थल पर जितनी भी महिलाएं काम करती है, यौन उत्पीड़न से उनकी किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, इसके बारे में गाइडलाइन दी गई थी। उस गाइडलाइन का नाम क्या है? विशाखा गाइडलाइन। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि संसद को इसके ऊपर कोई कानून बनाना चाहिए और जब तक कानून का निर्माण नहीं किया जाता, विशाखा गाइडलाइन के तहत ही महिलाओं की कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा से संबंधित जो भी रूल्स रेगुलेशंस है वो इस गाइडलाइन में जो भी दिए गए हैं उसके आधार पर फॉलो करने पड़ेंगे। हालांकि सरकार ने 2013 में इससे संबंधित एक कानून बनाया था, है ना? ठीक है, तो 2013 के बाद में जो 2013 में सरकार ने यौन उत्पीड़न को, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने से संबंधित जो अधिनियम बनाया गया था वो अधिनियम किसके ऊपर आधारित था? वो विशाखा गाइडलाइन के ऊपर ही आधारित था। तो जो विशाखा गाइडलाइन है वो किससे संबंधित है? यौन उत्पीड़न को रोकना। और यौन उत्पीड़न को कहाँ पर रोकना? कार्यस्थल पर रोकना। ठीक है, यौन उत्पीड़न को कहाँ रोकना है? कार्यस्थल पर। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी डिलीवरी अधिनियम के संबंध में क्या सही है? जो आपके सिलेबस में अभी अपन ने डिस्कस किया था, तो विधिक अधिकार भी दिया गया है सिलेबस में। तो ये विधिक अधिकार मिला हुआ है राजस्थान के निवासियों को, जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा दिया गया है। उसका नाम है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। ठीक है, इसी प्रकार से एक और विधिक अधिकार है राजस्थान जन सुनवाई अधिनियम 2012। तो इन विधिक अधिकारों के बारे में भी अपन आगे देखेंगे। तो इसके संबंध में क्या सही नहीं है? पहला ऑप्शन है कि राजस्थान प्रारंभ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया था, बिल्कुल सही है। सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया, बिल्कुल प्रावधान किया है ताकि इस कानून को और अच्छे तरीके से लागू किया जा सके। नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं किया जाएगा। अगर सैटरडे संडे या फिर ऐसे दिन पड़ रहे हैं बीच में जब सरकारी कार्यालय अगर बंद रहते हैं तो उनको शामिल नहीं किया जाएगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी। किसी प्रकार की फीस देय नहीं होती है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तो प्रथम अपील और द्वितीय अपील में जा सकते हैं और जब अपील आप फाइल करेंगे तो उस समय आपको किसी प्रकार की कोई फीस देय नहीं होगी। आसान क्वेश्चन है, जैसे अगर आप एक बार इस विधिक अधिकार को पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं? राज्यपाल के पद के लिए शर्तें हैं, देखो दो चीज होती है, ये बात कर रहा है शर्तें की, है ना, कंडीशंस की, और एक होता है योग्यता। योग्यता का मतलब क्या होता है? क्वालिफिकेशंस, है ना। तो योग्यता तो राज्यपाल की दो है, सिंपल दो योग्यता है कि एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष।
तो जहां पर ये दोनों चीजें लिखी है वो शर्तें नहीं होगी। तो भारत का नागरिक यानी कि ये शर्त नहीं, ये योग्यता है। उसी प्रकार से वह 35 वर्ष की आयु पूरी पूरी कर चुका हो, ये शर्त नहीं है, ये क्या है, योग्यता। तो फर्स्ट और फोर्थ तो वैसे गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सीधा आंसर क्या आ गया, सेकंड और थर्ड। क्लियर है? ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इतना टफ भी नहीं है, आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर राज्यपाल को आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक नायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये बहुत मतलब फेमस व्यक्ति रहे हैं, जय नारायण व्यास। स्वतंत्रता जो संग्राम है, प्रजामंडल आंदोलन है राजस्थान के, प्रजामंडल आंदोलन में जोधपुर से इनका संबंध था। इसके बाद आज़ादी के बाद में इलेक्शन भी लड़े और भारत और राजस्थान के ये मतलब मनोनीत मुख्यमंत्री भी रहे हैं और निर्वाचित मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हालांकि इनका कार्यकाल ज्यादा नहीं रहा था, परंतु फिर भी लोक नायक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पंचायतों से संबंधित क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है? ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है कि ग्राम, खंड और जिला स्तर यानी कि विलेज, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्थानीय स्वशासन की कौन सी संरचना है? त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण लेवल पर क्या होती है? पंचायत होती है। खंड लेवल पर क्या होती है? पंचायत समिति होती है। और जिला लेवल पर जिला परिषद होती है। तो ये काफी आसान क्वेश्चन है, एक बार से आप आराम से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को आप तब तक अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस टॉपिक की अच्छे से नॉलेज नहीं है, क्योंकि अगर सरसरी निगाह से आप किसी भी टॉपिक को देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा? राज्यपाल। यानी कि अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल। हालांकि इसके लिए जो पूरी चीजें की जाती है वो निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा की जाती है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्यपाल की। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था का मतलब क्या होता है? ये ऐसी व्यवस्था होती है, ये जिन जिन जिलों में ये व्यवस्था होती है वहां पर जिला कलेक्टर को जो मजिस्ट्रेट के रूप में पावर मिली होती है, वो मजिस्ट्रेट को नहीं मिलकर, वो जिला कलेक्टर को नहीं मिलकर उस जिले में पुलिस कमिश्नर के पास में चली जाती है पावर। यानी कि जिला कलेक्टर की मजिस्ट्रेट पावर उससे जिला कलेक्टर से छीन ली जाती है और ये पुलिस कमिश्नर को दे दी जाती है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था बोला जाता है इसको। और राजस्थान में केवल 2 जिलों में ये पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था है, एक तो जयपुर में है और एक जोधपुर में। इस व्यवस्था को शुरू करने के पीछे मुख्य कारण यह था ताकि जो बड़े जिले हैं, बड़े जिलों में जो भी जिला कलेक्टर काम करता है उसके जो कार्यभार को कम किया जा सके, ताकि अपना ध्यान दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में लगाई जा सके। तो उसकी जो दंडाधिकारी के रूप में जो शक्तियां हैं, मजिस्ट्रेट के रूप में शक्तियां हैं, वो शक्तियां बेसिकली उससे छीन ली गई है कमिश्नरेट व्यवस्था के माध्यम से। आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? आरपीसी के द्वारा एक क्वेश्चन इसलिए डिलीट किया गया क्योंकि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अधिनियम है, इस अधिनियम में 2019 में काफी सारे संशोधन पारित किए हैं। और संशोधन जो पारित किया है, एक वो अध्यक्ष के संबंध में भी किया है कि 2019 से पहले किसी भी राज्य का, अगर अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष केवल हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस ही बन सकता था। हाई कोर्ट का कौन बन सकता था? केवल रिटायर्ड चीफ जस्टिस, है ना। लेकिन 2019 के बाद में इसमें एक संशोधन कर दिया कि भाई इतने सारे चीफ जस्टिस अवेलेबल नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश, इसीलिए रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना जरूरी नहीं है। अगर केवल जज होगा, सिंपल न्यायाधीश होगा, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना जरूरी नहीं है, वो सेवानिवृत्त अगर न्यायाधीश भी होगा तब भी उसको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि अब रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने की जरूरत नहीं है, अब सिंपल अगर वो रिटायर्ड जज रहेगा तब भी अपना काम चल जाएगा। ठीक है, एक बार ऑप्शंस देखते हैं। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश अभी भी बन सकता है, लेकिन ये कब बनना जरूरी था? 2019 से पहले। ये अभी भी बन सकता है। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश ये भी हो सकता है, क्योंकि ये तो था 2019 में जब संशोधन किया उससे पहले, और ये बन सकता है 2019 में संशोधन किया उसके बाद में। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, सेवानिवृत्त जिला व सत्र न्यायाधीश तो बन ही नहीं सकता। तो इसके दोनों आंसर सही है देखा जाए तो, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट किया था, क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस वाला ऑप्शन नहीं था, केवल एक ही आप टिक कर सकते थे।
तो इस क्वेश्चन को आरपीएससी के द्वारा डिलीट किया गया था। नेक्स्ट है, ये आयोग से संबंधित क्वेश्चन है। आयोग में भी क्या, लोकायुक्त। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय, ये सब जितने भी लोग होते हैं ना, राजस्थान राज्य विधानसभा या फिर सचिवालय के अधिकारी कर्मचारी, यानी कि राजस्थान राज्य विधानसभा और उसका जो पूरा सचिवालय, ये भी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, यानी कि इसमें तीनों ऑप्शन सही है ना। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आप लोकायुक्त पढ़ते हैं तो दो चीजें पढ़ते हैं, कौन कौन से जो व्यक्ति या फिर कौन कौन सी संस्थाएं लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है और कौन कौन सी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार के अंदर है ना। इसमें से आरएस प्री में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, ठीक है ना, लोकायुक्त का क्षेत्राधिकार। नेक्स्ट है, राजस्थान के 13वें लोकायुक्त, ये वैसे करंट का क्वेश्चन है। उस टाइम पे न्यायमूर्ति पीके लोहरा यानी कि प्रताप कृष्ण लोहरा को नियुक्त किया गया था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि दोनों क्वेश्चन आपका जो आयोग है, आयोग में लोकायुक्त है, उससे पूछे गए हैं दोनों दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा द एंड है, यानी कि इस क्लास में हमने जो एसआई का प्रीवियस पेपर हुआ था 2021 में 13, 14 और 15 सितंबर को, उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए। पर पेपर में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, 2-3 कंसेप्ट, 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बाकी 4-5 जो क्वेश्चन होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फैक्चुअल पूछे जाए या कंसेप्चुअल पूछे जाए, एक बार आपको प्रॉपर स्टडी करना आवश्यक होता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। और न केवल एसआई में, ये जो राजस्थान पॉलिटी का इसमें जो सिलेबस दे रखा है एसआई में, सेम सिलेबस आरएस प्री में भी है। और राजस्थान गवर्नमेंट के जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें भी राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है। तो अगर आप लोग जो प्री की, जो आरएस प्री की या फिर जो आरपीएससी के द्वारा जो एसआई का एग्जाम लिया जाता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी और दूसरे ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, तो हमारा आने वाला ये जो पॉलिटी का कोर्स है आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो अगर आपको भी पॉलिटी से संबंधित इसी प्रकार की आगे और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल के माध्यम से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से हमें देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।